श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है ग्रह का भाव से संबंध और उस भाव से संबंधित फल का विचार कैसे करें। अर्थात कोई ग्रह किसी भाव का फल देगा या नहीं देगा, अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आदि में उसका विचार कैसे करें। पिछली कक्षा में आपको द्वेषकांड के ऊपर आधारित फल का विचार बताया था, जिसमें अनेकों लोगों की जिज्ञासाएं आईं कि राहु श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में 6वें भाव में बैठा है, वो संतान कैसे दे सकता है जिसका पंचम भाव से कोई संबंध नहीं है। शनि की अंतर्दशा जिसका संबंध न पंचम से है शनि का, न नवम से है, न वह पंचम में बैठा है, न नवम में बैठा है, न उनके साथ बैठा है। गुरु पंचम का कारक अवश्य है, लेकिन राहु में, शनि में, गुरु में उन्हें प्रथम संतान का योग कैसे प्राप्त हो गया। तो हमें केवल यह स्थिति नहीं देखनी चाहिए कि कोई ग्रह बैठा कहाँ है। उस ग्रह के अनेकों संबंध होते हैं और सभी संबंधों पर विचार करना चाहिए। यदि ग्रह का संबंध किसी भी प्रकार से उस भाव से बन रहा है और एक से अधिक बार बन रहा है, तो वह अवश्य उस भाव का अपनी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में फल देने के लिए तत्पर होगा। हाँ, यदि उसका संबंध कमजोर बन रहा है तो वह फल आभासीय होगा, फल बनता हुआ दिखाई देगा, फल प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी, लेकिन अंततोगत्वा फल की प्राप्ति होने में कहीं ना कहीं कोई बाधा भी आ सकती है, यदि वह ग्रह और उस ग्रह का उस भाव से संबंध निर्बल होगा। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे कि कौन कौन से संबंध बलवान होते हैं और कौन कौन से निर्बल होते हैं। कई बार निर्बल संबंध होने के बाद भी ग्रह अपना फल दे देता है, क्योंकि उसके संबंध एक से अधिक होते हैं, और जितने भी संबंध ग्रह के किसी भाव से अधिक होंगे वह अपना फल देने में उस भाव से संबंधित उतना ही अधिक तत्पर होगा और फल प्रदान करेगा। राजीव गांधी जी की कुंडली सिंह लगन की है, जहां चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी होता है और लगन में विराजमान होता है। उसका सीधा संबंध कहीं से भी पंचम भाव से नहीं होता। नक्षत्र में वह शुक्र के होता है, जिसका कोई सीधा संबंध पंचम भाव से नहीं है, लेकिन चंद्रमा की दिशा में ही उन्हें संतान प्राप्ति का योग बनता है, क्योंकि चंद्रमा लग्न में लग्नेश और पंचमेश के साथ बैठा है, और जो पंचमेश गुरु है स्वयं उच्च राशि में यानी चंद्रमा की राशि में नवांश में विराजमान है। इसलिए चंद्रमा अपनी दशा में उन्हें संतान प्रदान करने में सहायक हो सका। तो विचार करते हैं उन सिद्धांतों का जिनके आधार पर हम विचार कर सकते हैं कि कोई ग्रह किस भाव का फल देने के लिए सक्षम होगा अथवा नहीं, और कैसे किसी भाव से ग्रह अपना संबंध स्थापित करता है, क्योंकि बिना संबंध के कोई भी ग्रह किसी भाव का फल प्रदान नहीं करेगा। पहले 4 संबंध जो भाव से बनते हैं किसी ग्रह के, वो प्रबल होते हैं, और उनमें एक प्रकार से भी यदि संबंध बन जाता है तो वह ग्रह उस भाव का फल प्रदान करने के लिए तत्पर होता है। संबंधित भाव के तुल्य नवांश राशि का स्वामी उस नवांश में स्थित ग्रह प्रबल फलदायक होते हैं उस भाव से संबंधित। यानी पंचम भाव में जो राशि हो, वही राशि जो नवांश राशि या नवांश लगन में पड़ती हो, नवांश राशि में उसमें कोई ग्रह बैठने वाला हो, तो वह उसका फल प्रदान करता है। मान लेते हैं कि किसी की पंचम भाव में धनु राशि है और धनु राशि में नवांश राशि में, नवांश लगन में धनु राशि में कोई ग्रह विराजमान होता है, तो वह पंचम का फल देने के लिए सबसे बलवान और प्रबल कारक होता है। दूसरा संबंध बनता है कि संबंधित भाव में जो स्थित ग्रह होता है वह उस भाव का फल देने में सक्षम और तत्पर होता है, उस भाव का फल प्रदान करता है। जितना भी वह भाव मध्य के निकट होगा उतना ही फल बलवान रूप से प्रदान करेगा।
यदि वहाँ 2 ग्रह बैठे हों, 3 ग्रह बैठे हों, तो उनमें सबसे बलवान ग्रह वह होगा जो भाव मध्य के निकट होगा। यदि भाव मध्य के निकट में 2 ग्रह आ रहे हैं तो उनमें भी जो षड्बल में बली होगा वह ज़्यादा बलवान होगा और ज़्यादा प्रबल कारक होगा उस भाव से संबंधित फल प्रदान करने के लिए। तीसरा संबंध बनता है कि जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उसमें स्थित ग्रह जिस नवांश में बैठा है उस नवांश का स्वामी, जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी, और उस ग्रह की नवांश, नक्षत्र और राशि में स्थित ग्रह भी उस भाव के प्रबल कारक होते हैं। मान लेते हैं कि पंचम भाव में बुध बैठा है, तो बुध जिस नवांश में होगा उसका स्वामी, जिस नक्षत्र में होगा उसका स्वामी, और जो बुध के नवांश में, बुध के नक्षत्र में और बुध की राशि में बैठने वाले ग्रह होंगे वह भी उस भाव से संबंधित फल उत्तम रूप से प्रदान करने के लिए प्रबल कारक बनेंगे। और चौथा जो होता है कि भाव मध्य का जो नक्षत्र स्वामी होता है, जहाँ भाव मध्य बनता है किसी भाव का, उसका नक्षत्र स्वामी जो बनता है वह भी अपना फल प्रदान करने में सहायक होता है, प्रबल रूप से सहायक होता है। अब इसके बाद आगे 4 संबंध ऐसे हैं जो सामान्य संबंध होते हैं, उनमें एक से अधिक संबंध होने पर वह भी प्रबल कारक बन जाते हैं। तो इनमें जो पहला संबंध बनता है वह भाव के स्वामी का बनता है। भाव का स्वामी और भाव के स्वामी के साथ युति करने वाले ग्रह सामान्य रूप से उस भाव से संबंधित फल प्रदान करने वाले होते हैं, लेकिन यदि इनका अन्य कोई संबंध नहीं बनता है उस भाव से तो ये बहुत प्रबल कारक नहीं बनते हैं। यदि इनका दृष्टि के द्वारा, युति के द्वारा, नवांश के द्वारा, नक्षत्र के द्वारा उस भाव से संबंध बनता है तब यह उस भाव का फल प्रदान करने में प्रबल रूप से सहायक हो जाते हैं। सामान्य प्रभावों में या सामान्य संबंध में भाव स्वामी के नक्षत्र, भाव स्वामी की नवांश और भाव स्वामी की राशि में स्थित ग्रह और उस भाव स्वामी के नक्षत्र और नवांश के स्वामी भी उस भाव का फल प्रदान करने के लिए सामान्य कारक बनते हैं। भाव में स्थित ग्रह को दीप्तांश के अंदर दृष्टि देने वाले ग्रह भी सामान्य रूप से उस भाव का फल देने में सक्षम होते हैं, और भाव मध्य का जो बिंदु होता है उसको भी यदि दीप्तांश के अंदर कोई दृष्टि प्रदान करने वाला ग्रह है तो वह भी सामान्य रूप से उसका फल देने के लिए तत्पर होता है। लेकिन ये जो अंतिम जो 4 प्रभाव बताए हैं ये पहले के 4 प्रभावों के मुकाबले या 4 संबंधों के मुकाबले कुछ सामान्य या निर्बल होते हैं। पहले के जो 4 संबंध हैं वह कहीं अधिक बलवान होते हैं, और एक से अधिक संबंध यदि कोई ग्रह किसी भाव के साथ बना रहा है तो वह और भी ज़्यादा प्रबल कारक उस भाव का फल देने के लिए हो जाता है। अब जो प्रश्न पूछा गया था कि राहु में, शनि में, गुरु में श्रीमती इंदिरा गांधी को पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे हुई, तो उस पर उदाहरण के लिए आगे विचार करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा अपना भाव परिवर्तन कर लेते हैं, यानी अपने से पिछले भाव में आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाव चरित्र में राहु पंचम भाव में स्थित है और भाव में बैठने वाला ग्रह अपनी भाव का फल देने के लिए तत्पर रूप से तैयार होता है, सक्षम होता है। उसके अलावा वह पंचम भाव को देखने वाले गुरु, जो पंचम भाव के स्वयं कारक भी होते हैं, उनकी राशि में विराजमान था, उनका प्रतिनिधि बनकर पंचम का फल देने के लिए तत्पर रहेगा। अंतरदशा का स्वामी शनि, जिसका पंचम या पंचमेश से या नवमेश से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पंचम भाव में बैठने वाले बुध के नक्षत्र में विराजमान है, आश्लेषा नक्षत्र में विराजमान है, इसलिए वह पंचम भाव का फल बुध का प्रतिनिधि होकर अवश्य ही देने के लिए तत्पर होगा। इसके अलावा अब गुरु को देखते हैं तो गुरु तो संतान का कारक है, पंचम भाव पर देख रहा है और नवांश में भी वह वर्गोत्तम स्थिति में विराजमान है। तो इस प्रकार से राहु में जब दशा आती है राहु की और उसमें शनि का अंतर आता है और गुरु का प्रत्यंतर आता है तो उन्हें अपने पहले पुत्र यानी राजीव गांधी का जन्म होता है
और पुत्र रत्न की उन्हें प्राप्ति होती है। तो हमें किसी भी भाव का फल प्रदान करने के लिए कौन सा ग्रह बलवान होगा, जो पीछे की कक्षा में देशकाल का विचार बताया उसे भी विचार कर सकते हैं। और तात्कालिक गोचर शनि और गुरु का गोचर प्रबल रूप से और दशा आरंभ में उस ग्रह का गोचर किस स्थान में संबंध बना रहा है, इन सभी बातों का विचार करने के बाद ही किसी भाव के फल का निर्धारण करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।